हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय, आपका साइंस टीचर अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम ने अब तक कंटिन्यू काफी क्लासों में क्लास 10th की साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी आज की क्लास में अपन अध्याय 18 भारतीय वैज्ञानिक जिनके बारे में, जिनका जीवन परिचय और उपलब्धियों के बारे में अपन इस अध्याय को आज कंटिन्यू करेंगे। इस अध्याय का एक वीडियो, ये दूसरा वीडियो है। एक अध्याय कल के वीडियो में अपन ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा? दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, जिसका नाम था पहला सुश्रुत और दूसरा था चरक। इन दो वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, दो प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में अपन ने पढ़ा। सुश्रुत और चरक बहुत ही, ये वो थे जिन्होंने चिकित्सक अर्थात ये चिकित्सकीय क्षेत्र में कार्यरत थे, अर्थात ये डॉक्टर की तरह कार्य करते थे। ठीक, चरक ने सुश्रुत की बुक सुश्रुत संहिता और चरक की बुक चरक संहिता थी, इनके जो ग्रंथ थे, ठीक है, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और चरक की चरक संहिता थी। तो ये अपन ने पढ़े, दो कल वैज्ञानिकों के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन सीवी रमन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये वैज्ञानिक और बहुत ही इन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। हमारे देश को ऐसी ऐसी उपलब्धियां इनके नाम है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि सीवी रमन हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीवी रमन के बारे में अपन। ठीक है, देखिए, सीवी रमन का पूरा नाम क्या था? सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। अगर पूछ ले कोई, ठीक है, एग्जाम में पूछ ले तो सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। चंद्रशेखर वेंकट रमन था इनका पूरा नाम। देखिए, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। 7 नवंबर 1888 में हुआ था। 7 नवंबर 1888। तिरुधिरा नाम का एक हुआ कहां था? एक तिरुधिरा नाम का कस्बा था जो पतली शहर में था, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पतली शहर के तिरुधिरा नामक कस्बे में किसका जन्म हुआ था? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। ठीक है, पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था। इनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था तथा पार्वती अम्मल इनकी माता का नाम था। जो इनके नाम में चंद्रशेखर नाम है वो कहां से? उनके पिता के नाम से आया है, चंद्रशेखर अय्यर, और माता पार्वती अम्मल थी। देखिए, 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में एमएससी परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी। इन्होंने 19 वर्ष की आयु में, यानी जब ये 19 साल के थे, तब इन्होंने भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स में, अर्थात क्या कर ली? फिजिक्स में एमएससी कर ली। ठीक है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, इन भौतिक विज्ञान की फिजिक्स में क्या कर ली? एमएससी कर ली। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ
साइंस। ये मास्टर ऑफ साइंस एक डिग्री है, ठीक है, जो बीएससी के बाद 12th के बाद 3 साल की बीएससी, ठीक है, और फिर उसके बाद एमएससी होती है। जो बीएससी होती है, जो डिग्री होती है, इसको हिंदी में इंग्लिश में बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, हिंदी में इसको स्नातक विज्ञान, स्नातक विज्ञान, और इसको हिंदी में कहते हैं स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर विज्ञान। ये थे इनके, तो इन्होंने स्नातकोत्तर विज्ञान की डिग्री अर्थात एमएससी फिजिक्स के अंदर सिर्फ 19 साल की उम्र में कर लेते थे। 19 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या कर लिया, फिजिक्स के अंदर एमएससी कर ली, मास्टर ऑफ, यानी वो अपने एक फिजिक्स के अंदर क्या बन गए, मास्टर बन गए। इतना वो होशियार थे, उनका नॉलेज ऐसा था फिजिक्स का कि हाँ वो फिजिक्स के अंदर क्या बन गए, मास्टर बन गए बिल्कुल, कि हाँ कोई भी चीज उनसे पूछ लो, उनका दिमाग इतना चलता था। 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी परीक्षा उन्होंने पास कर ली। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल नियुक्त किए गए। इंपोर्टेंट है ये लाइन, इंपोर्टेंट है और पूछने लायक है कि भारत सरकार द्वारा उप महालेखापाल नियुक्त किया गया। उप महालेखापाल नियुक्त किया गया, अर्थात ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार, इसका सवाल कैसे पूछा जा सकता है, देखिए कि सीवी रमन को भारत सरकार ने कौन से पद पर नियुक्त किया, तो कौन से पद पर नियुक्त किया, उप महालेखाकार, वो भी किस विभाग के, अर्थ विभाग के, यानी इनकम टैक्स ऑफिस, इनकम टैक्स के, इनकम टैक्स विभाग के, अर्थ विभाग के क्या किया इन्होंने, उप महालेखापाल नियुक्त किया। एक तो ऐसे सवाल बन सकता है कि भारत सरकार ने सीवी रमन को कौन से पद पर नियुक्त किया, तो अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पर नियुक्त किया। और एक सवाल इसका जस्ट उल्टा बन सकता है कि भारत सरकार ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसको जो अर्थ विभाग के उप महालेखापाल पर कार्य कर चुका है, तो उनमें से ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था, ऐसा वैज्ञानिक था सीवी रमन, सीवी रमन था, ठीक है। अब रमन ने ध्वनि गुणों की खोज की, रमन ने ध्वनि गुणों की खोज की थी, अर्थात इसका मतलब क्या है कि रमन ने क्या किया था, ध्वनि गुणों की खोज की। इसका मतलब यह है कि रमन ने जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन वाद्य यंत्रों को के अंदर से ध्वनि कैसे निकलती है, कैसे उनके अंदर क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ये बताया था। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, जैसे अपन ढोलक बजाते, ढोलक, ठीक है, नगाड़ा, इन सब में ध्वनि उत्पन्न कैसे होती, क्या होता है, हमने लकड़ी को ऐसे नगाड़े पर ऐसे लकड़ी मारी और उसमें से आवाज है, वो ध्वनि उसके अंदर कैसे हुई, मारने से उत्पन्न कैसे हुई, ठीक है। तो उन ध्वनि गुणों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया कि ध्वनि कैसी होती है, किस प्रकार उत्पन्न होती है, कैसे उन ध्वनि को बढ़ाया जा सकता है, कैसे ध्वनि को कम किया जा सकता है, कैसे ध्वनि के गुण परिवर्तित होते हैं, किन किन चीजों पर निर्भर करते हैं, ये बताया था, ठीक है, किसने, सीवी रमन ने। और इन्होंने देखिए वीणा मृदंग, वीणा मृदंग जो दो क्या है, भारतीय, ये दोनों भारतीय, ये दोनों भारतीय वाद्य यंत्र हैं। कैसे वाद्य यंत्र, भारतीय, ये भारत में गाए जाते हैं। इनमें वीणा में, मृदंग में
किस प्रकार ध्वनि का उत्पादन होता है ये बताया था। किसने बताया? ये बताया था सीवी रमन ने। ठीक है, उसके बाद वायलिन, पियानो, जो वायलिन अपन देखते हैं ये विदेशी यंत्र है, ये विदेशी यंत्र है, वाद्य यंत्र है, विदेशी वाद्य यंत्र है। अब देखिए वायलिन और पियानो आप जानते हो कैसे होते हैं। वायलिन अगर आपने कहीं अपने मूवियों में कहीं देखा हो तो एक व्यक्ति ऐसे हाथ में रख के इस प्रकार से उसको बजाता है। एक लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर एक तार बना हुआ होता है। ठीक है, जैसा गिटार होता है, गिटार ऐसे हाथ में बजाते हैं, वैसे ही जो पियानो होता है वो गिटार की संरचना का एक यहाँ पे होता है, वो पकड़े रखता है और एक उसमें लकड़ी पर तार बंधा हुआ होता है छड़ पर। ठीक है, फिर वो उसे बजाता है, वो होता है पियानो, सॉरी वायलिन। और पियानो क्या होता है, जैसे हमारे देसी में पेटी बाजा होता है, अपने ऐसे ऐसे बजाते हैं, जो भी बजाते हैं। ठीक है, भजन संध्या में जो बजाते हैं इस प्रकार से पीछे से उसमें वायु भरते, हवा भरते और आगे से वैसे ही पियानो होता है, उसमें हवा नहीं भरनी होती, बस इस प्रकार से आपने कई मूवियों में देखा होगा, इस प्रकार की एक संरचना होती है मूवियों में, या कहीं भी आपने देखा होगा। इधर बैठने, यहाँ सामने व्यक्ति बैठता है, वो यहाँ पर इन पर दबाता है, इस प्रकार से वो चलाता है। ये चीज आपने देखी होती, तो वो होता है वायलिन, पियानो होता है। तो इन पियानो और इन वायलिन में किस प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती? क्या होता है कि व्यक्ति इसमें ऐसे दबाता है, पियानो में बटन जो होते हैं उनको प्रेस करता है, दबाता है और आवाज निकलती है। कैसे? ठीक है, वायलिन यहाँ से पकड़ा हुआ एक तार को ऐसे छड़ी के तार द्वारा इस प्रकार से घुमा रहा है, उसमें से मधुर आवाज निकलती है। कैसे? तो इन ध्वनिक गुणों के बारे में उन्होंने बताया सीवी रमन ने। सीवी रमन ने कौन कौन से वाद्य यंत्रों, ये भी सवाल बन सकता है, सीवी रमन ने कौन कौन से वाद्य यंत्रों के ध्वनि गुणों की खोज की थी? ठीक है, तो वीणा, मृदंग, वायलिन, पियानो। ठीक है, सवाल ये भी बन सकता है कि कौन कौन से विदेशी यंत्रों के गुणों की खोज की? तो वायलिन, पियानो। कौन कौन से देसी यंत्र थे? वीणा, मृदंग, ये देसी यंत्र थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्या किया इन्होंने? कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहते हुए विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज की। इनका नाम जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ था वो इनकी एक खोज थी, रमन प्रभाव। उस रमन प्रभाव की खोज के कारण, रमन इफेक्ट के कारण पूरी दुनिया की नजरों में आए, विश्व प्रसिद्ध हुए। ठीक है, ये उन्होंने कब किया था? ये उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वो पढ़ाते थे, जब वो एक प्रोफेसर के पद पे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, तब उन्होंने रमन प्रभाव की खोज 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी इस खोज के लिए इन्हें 1930 में दुनिया का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, उसकी उन्होंने क्या की थी? खोज की। नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किस लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला? रमन प्रभाव की। सवाल पूछा जा सकता है, यहाँ 2-3 सवाल बनते हैं कि रमन प्रभाव की खोज किसने की? सीवी रमन ने। सीवी रमन का नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो रमन प्रभाव के कारण। कि सीवी रमन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस खोज के लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और ये इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके अनुसार मतलब किसके अनुसार? रमन प्रभाव के अनुसार, यानी रमन प्रभाव था, चलो मान लिया रमन प्रभाव था। ठीक है,
रमन प्रभाव के लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन वास्तव में रमन प्रभाव है क्या, उसमें ऐसी क्या चीज थी, किस चीज की खोज की जिसके कारण पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो इनको मिला। ऐसी किस चीज की इन्होंने खोज कर ली थी, तो वो देखते हैं अपन। देखें रमन प्रभाव के अनुसार, रमन प्रभाव में क्या था, जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है, अर्थात जब प्रकाश की जो किरण है वो द्रव माध्यम से, यानी किसी द्रव माध्यम, चाहे वो तेल हो, चाहे पानी हो, अल्कोहल हो, एसिड एथिलीन हो, कुछ भी हो, होना वो द्रव अवस्था में चाहिए। जब द्रव अवस्था में द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव में अंतर क्रिया होती है। यानी कहने का मतलब, जब सूर्य का प्रकाश, ये मान लो, ये जब किसी ठीक है, ये पानी के, मान लो इसमें पानी है, जब सूर्य का प्रकाश इसमें से गुजरता है, ठीक, तो प्रकाश व द्रव में अंतर क्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अर्थात ये जो प्रकाश और द्रव होता है, द्रव के कण होते हैं, प्रकाश और द्रव के कणों में क्या होती है, आपस में अंतः क्रिया होती है, जिस कारण प्रकाश रंगों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी जिस अभी इस प्रकाश की किरण और पानी की, द्रव की बूंदों के मध्य, द्रव की कणों के मध्य अंतर क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ये रमन प्रभाव में बताया गया था, ये सब रमन प्रभाव में बताया गया था, जिसका रमन प्रभाव कहते हैं, और जिसके लिए सीवी रमन को 1923 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा सम्मान मिला था आपको, ठीक है। फिर विशेष, अब रमन प्रभाव के बारे में एक बहुत ही विशेष बात है जो बताई गई थी। क्या बताई, रमन प्रभाव की जब उन्होंने खोज की, जब वो रमन प्रभाव के बारे में खोज कर रहे थे, अर्थात जब रमन प्रभाव के बारे में क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तब क्या, तब वो इतने सफल और धनी नहीं थे, इतने उनके पास पैसे नहीं थे। उनके पास कितने रुपए थे, केवल 200 रुपए थे उनके पास। उन 200 रुपयों के उनके पास उपकरण थे, यानी लगभग 200 रुपए के उनके पास उपकरण थे, कुछ यंत्र थे, और न के बराबर सुविधा थी, कुछ सुविधा भी नहीं थी। न के बराबर सुविधाओं के साथ रमन प्रभाव की खोज की इन्होंने। ये जो विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव है, जो प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बताता है, जिसकी खोज सीवी रमन ने की थी, उस सीवी रमन ने जो प्रकाश के इसकी खोज की, प्रकीर्णन की खोज की, जब उन्होंने प्रयोग किए इस पर, तो उनके पास 200 रुपए से भी 200 रुपए के लगभग उपकरण थे, और न के बराबर कोई सुविधा थी, ना तो कोई सूक्ष्मदर्शी था, ना कोई दूसरी कोई ऐसी चीज है जो इस प्रभाव को खोज करने के लिए काम में आती है। अर्थात इस प्रभाव को आज वापस अगर टेस्ट किया जाए, प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन का प्रभाव, तो आज तो ऐसी कई चीजें हैं, कई सारे उपकरण आ गए जिनसे अपन आसानी से 2-10 मिनट में, 2 मिनट 10 मिनट में अपन चेक कर सकते हैं रमन का प्रभाव सही प्रकीर्णन होता है कि नहीं होता। लेकिन आज से लगभग क्या 1925, आज से लगभग 100 साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले या 70-80-100 साल पहले क्या था, कुछ नहीं था, ना तो ये उपकरण थे ना कोई बात। उस समय सीवी रमन ने 200 रुपए के उपकरणों तथा ना के बराबर सुविधा से किसकी खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज कर ली थी, ठीक है। इतने वो टैलेंटेड थे, और जब उनके पास सुविधा भी नहीं थी, ठीक है, तब भी उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर ली थी। तो यही चीज हम अगर हमारे ऊपर भी लागू करें, आप लोग अपने ऊपर भी लागू करें, कि हमारे पास जब सीवी रमन के पास 200 रुपए के उपकरण नहीं थे और ना के बराबर सुविधा थी, तब भी उन्होंने विश्व प्रसिद्ध रमन प्रभाव की खोज कर ली। तो हमारे पास तो अभी 3 महीने हैं, 2 महीने हैं एग्जाम के लिए,
और हमारे पास बुक्स, नोट्स, क्लासेस, स्कूलें खुल गई, सब चीजें हैं, सब सुविधाएं हमारे पास हैं। तो अगर 200 रुपए के उपकरण न के बराबर सुविधा से रमन प्रभाव की खोज की जा सकती है सीवी रमन द्वारा, तो हम क्या एक बढ़िया सी एग्जाम पास नहीं कर सकते? हम क्या नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास आज का लेटेस्ट है, हम इस सीवी रमन के जमाने से 100 साल, 1 शताब्दी आगे चल रहे हैं। 1 शताब्दी आगे हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब सीवी रमन 200 रुपए के उपकरणों न के बराबर सुविधाओं से रमन प्रभाव की खोज कर सकते हैं, तो आज के समय में जब हमारे पास, आप लोगों के पास इससे कहीं ज्यादा सुविधाएं हैं, ठीक है, कई सारे तकनीकें हैं हमारे पास। अब मान लो हम हमारे बोर्ड क्लास के एग्जाम का ही ले लें तो क्या देखो, हमारे पास सभी अभी बुक्स हैं, सभी चीजें हैं, सब तरीके के उपकरण है, हर चीज है हमारे पास, और टाइम भी है हमारे पास 2-3 महीने, 2-2.5 महीने या 2-2.5 महीने में हम मेरिट नहीं निकाल सकते? बोर्ड क्लास में आराम से निकाल सकते हैं। आपके पास सब चीजें, बस लगन होनी चाहिए उस चीज की। वो लगन अगर आप लेके आ गए अपने अंदर, तो आप ये बोर्ड एग्जाम के आगे चलकर इस रमन प्रभाव से भी बड़ी खोज कर सकते हैं, बड़ी खोज कर सकते हैं। बस हमारे अंदर वो करने की लगन होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए, वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। देखिए 1949 में राष्ट्रीय अध्यापक नियुक्त किए गए। 1949 में ये क्या किया गया? राष्ट्रीय अध्यापक नियुक्त किए गए, यानी पूरे देश के राष्ट्रीय अध्यापक का नियुक्त किए गए। 1954 में भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न इन्हें मिला। 1954 में भारत रत्न मिला। 1930 में क्या मिला था इनको? नोबेल पुरस्कार मिला था, तथा भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न वो इन्हें मिला। कब मिला? 1954 में। राष्ट्रों के मध्य मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार भी मिला। इन्होंने रमन प्रभाव के बाद क्या किया? राष्ट्रों के मध्य क्या किया? मैत्री विकसित करने हेतु लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त किया है। यानी राष्ट्रों, देशों के मध्य शांतिपूर्ण विकसित करने के कारण इनको कौन सा पुरस्कार मिला? लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया। रमन ने एक चीज और बताई। रमन ने बताया कि जो समुद्र का रंग और आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है वो किस कारण होता है, वो भी किसने बताया? रमन ने बताया था। 20 नवंबर 1970 को हमने सीवी रमन नामक, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। इस महान वैज्ञानिक को हमारे देश ने खो दिया। कब? 20 नवंबर 1970 में। 20 नवंबर 1970 में लगभग 82 साल की उम्र में हमने किसको खो दिया था? हमने सीवी रमन को खो दिया था। ये 82 साल की उम्र में। इनके सम्मान में 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। ये विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार ये सवाल पूछा जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आज हमने सीवी रमन के बारे में विस्तार से पढ़ा। उम्मीद करता हूं जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। हाँ, आने वाली क्लास में अपन और आगे पढ़ेंगे। जैसे अगला वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं हमारे कोर्स में, और ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हमारे कोर्स में हैं कि जिनसे हम प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं और अपने उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में इस अध्याय का पार्ट 3 लेके आएंगे, जिसमें होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, जिसको आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में अपने आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं।
उम्मीद करता हूं जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।